Hello, students. Welcome to our an amazing channel SR Academy. तो आज हम करने वाले हैं क्लास 10th के साइंस का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। ये हमारे इस चैप्टर का पार्ट 3 होगा यानी लेक्चर नंबर 3 होगा जिसमें हम एसिड बेस और सॉल्ट के बारे में पढ़ेंगे। लेक्चर नंबर 1 में हम ऑलरेडी एसिड बेस और सॉल्ट की प्रॉपर्टीज के बारे में उनके बेसिक्स के बारे में कवर कर चुके हैं। लेक्चर नंबर 2 में हमने एसिड और बेस की केमिकल रिएक्शंस के बारे में देखा था कि जो हमारे एसिड बेस हैं वो मेटल्स के साथ, मेटल कार्बोनेट के साथ और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं। आज के चैप्टर में या फिर हम आज के लेक्चर में आगे के चैप्टर के जो टॉपिक्स हैं उनको प्रोसीड करेंगे, उनके बारे में पढ़ेंगे और यहाँ पे हम अपने आगे के जो कॉन्सेप्ट को बूस्ट करेंगे। तो अगर हम पहले प्रीवियस लेक्चर को साथ में रिकॉल करते हुए चलें कि हमने लेक्चर नंबर 2 में यानी अपने पिछले लेक्चर में किन किन चीजों के बारे में पढ़ा था, तो वहां पर हम देखेंगे एक छोटी सी 5 मिनट्स की क्विक रिवीजन करेंगे जिसमें हम देखेंगे कि हमने पिछले लेक्चर में क्या पढ़ा था। तो वहां पे हमने देखा था कि हम एसिड और बेस को किस तरीके से रिएक्ट करा रहे हैं। तो सबसे पहले हमने एसिड को रिएक्ट कराया था मेटल के साथ, जिसमें हमने क्या देखा था कि जब एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो किसकी फॉर्मेशन करेगा, सॉल्ट की, और H2 गैस की लिबरेशन हो रही थी। सेम उसी तरीके से जब हमने बेस को मेटल के साथ रिएक्ट किया था तो वहां पर भी हमारा सॉल्ट का फॉर्मेशन हो रहा था और H2 गैस की लिबरेशन हो रही थी। नेक्स्ट हमने क्या करा था, जो भी हमारा एसिड और बेस है उसमें हमने एसिड को मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट कराया था, जिसमें हमने देखा था कि हमारा सॉल्ट का तो फॉर्मेशन हो ही रहा है, साथ में अब हमारी CO2 गैस रिलीज हो रही है और साथ ही साथ H2O का फॉर्मेशन हो रहा है। ऐसे ही हमने एसिड को जब मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करवाया था, तो वहां पे हमने देखा कि वहां पर भी हमारा सॉल्ट CO2 और H2O का फॉर्मेशन हो रहा है। उसके साथ साथ हमने जब बेस को मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करवाया था तो वहां पे हमने देखा कि किसी तरीके की कोई भी रिएक्शन प्रोसीड आउट नहीं हो रही है। और वहीं बेस को भी जब हमने मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट कराया था तो भी वहां पर हमें कोई भी रिएक्शन देखने को नहीं मिली। तो यहाँ पे हमने ये देखा था कि जो बेस है वो मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट दोनों के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं। लास्ट में हमने न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने देखा था कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के अंदर जो हमारा एसिड है वो बेस के साथ रिएक्ट करके किसकी फॉर्मेशन कर रहा था, सॉल्ट की और साथ में H2O की। एक चीज और हमने वहां देखी थी कि जब एसिड मेटल के साथ या बेस मेटल के साथ रिएक्ट कर रहे हैं तो वहां पे हमारी कौन सी गैस रिलीज हो रही है, H2 गैस, जिसके लिए हमने वहां पे एक टेस्ट भी किया था जिसको हमने क्या नाम दिया था, हाइड्रोजन गैस टेस्ट, जिसके अंदर हमने देखा था कि पॉप साउंड हमारी प्रोड्यूस हो रही है, जिससे ये पता चल रहा है कि रिएक्शन में कौन सी गैस लिबरेट हो रही है, हाइड्रोजन गैस। उसी के साथ-साथ जब हमने एसिड को मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करवाया था, तो उस कंडीशन में हमारी कौन-सी गैस रिलीज़ हो रही थी? CO2, जिसकी वजह से हमने ये देखा था कि जो हमारा लाइम वाटर है, वो किस कलर में चेंज हो रहा था? मिल्की कलर में चेंज हो रहा था। तो ये सारा हमारा प्रीवियस लेक्चर का पार्ट है जो हम ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं। इसको रिकॉल करने का रीजन ये है कि जो भी हम आज के कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे उसमें हमें कहीं ना कहीं इन सारी रिएक्शंस का यूज करना है, इन सारी रिएक्शन का याद होना जरूरी है। तो अब बारी आती है आज के टॉपिक की कि आज के हमारे टॉपिक क्या-क्या होने वाले हैं। तो अब हम एक-एक टॉपिक के बारे में देखते हैं। सबसे पहले आज का हमारा टॉपिक है रिएक्शन ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड्स विथ एसिड। देखो, हमने पिछले लेक्चर में एसिड को मेटल, मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ ही रिएक्ट करवाया था। आज हम क्या कराएंगे? आज हम अपने एसिड्स को मेटेलिक ऑक्साइड्स के साथ रिएक्ट करवाएंगे।
फिर उसके बाद हम अपने रिएक्शन करवाएँगे नॉन मेटेलिक ऑक्साइड की किसके साथ? बेस के साथ। उसके बाद हम सिमिलैरिटीज़ देखेंगे कि क्या-क्या सिमिलैरिटीज़ है सभी एसिड और बेस के बीच में, या फिर हम ये बोल सकते हैं कि हम डिफरेंस देखेंगे एसिड और बेस में, और कुछ चीज़ें ऐसी होंगी कि जो हमारे एसिड और बेस दोनों में कॉमन भी हो सकती है, कुछ डिफरेंट भी हो सकती है, उनके बारे में देखेंगे। लास्ट में उसके बाद हम देखेंगे एसिड और बेस को जब हम वाटर सॉल्यूशन में डालेंगे तो एसिड पर क्या फ़र्क पड़ेगा, वाटर बेस पे क्या फ़र्क पड़ेगा। उसके बाद हम एसिड और बेस सॉल्यूशन की स्ट्रेंथ को नापेंगे। उसमें ये देखेंगे कि कौन-सा एसिड कितना ज़्यादा पावरफुल है या फिर कौन-सा बेस कितना ज़्यादा पावरफुल है, उसमें उसकी स्ट्रेंथ को मेज़र करना है। और सबसे लास्ट उसी के बाद हम पढ़ेंगे पीएच इन एवरीडे लाइफ। देखो, जो यहाँ पे हमारा ये टॉपिक गिवन है, कौन-सा पीएच इन एवरीडे लाइफ, इससे जो है रिलेटेड काफ़ी सारे बार क्वेश्चन आते हैं और ये हमारे डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं जो पेपर में 2 मार्क्स के या फिर 3 मार्क्स के वो पूछ ही लेते हैं। तो पीएच इन एवरीडे लाइफ तो हमें करना ही करना है बहुत अच्छे से। बाकी के जो हमारे टॉपिक्स हैं, उनको भी हम अच्छे से समझते हुए चलेंगे अब। तो सबसे पहला आज का हमारा टॉपिक है क्या? रिएक्शन ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड्स विथ एसिड्स। देखो, आज का सबसे पहला हमारा टॉपिक क्या है? रिएक्शन कराएंगे एसिड के किसके साथ? मेटेलिक ऑक्साइड्स के साथ। देखो, एक चीज हमें यहाँ पे याद रखनी है कि मेटेलिक ऑक्साइड का नेचर कैसा होता है। मेटेलिक ऑक्साइड का हमारा जो नेचर होता है वो कैसा होता है? बेसिक होता है। तो देखो यहाँ पर अगर हम रिएक्शन को लिखें, रिएक्शन में हम देखेंगे कि जब हमारा एसिड है वो जब मेटेलिक ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है? सॉल्ट और साथ में H2O। अब एक चीज यहाँ पे नोटिस करने वाली है कि यहाँ पर भी सॉल्ट और H2O बन रहा है, ऐसा क्यों? तो देखो यहाँ पे हमें एक चीज देखने को मिल रही है कि ये जो हमारा एसिड है, ये तो चलो एसिड ही हुआ, लेकिन जो हमारा मेटेलिक ऑक्साइड है उसका नेचर क्या है? बेसिक। और हमें पता है कि जब एसिडिक और बेसिक यानी एसिड और बेस मिलते हैं तो किसका फॉर्मेशन करते हैं? सॉल्ट का और H2O का। ये एक तरीके की हमारी कौन सी रिएक्शन हो गई? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो गई, जिसमें हमने देखा कि जो हमारा मेटेलिक ऑक्साइड है जब एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो वो हमारा सॉल्ट और साथ में H2O यानी वाटर की फॉर्मेशन को करेगा। अब अगर हम यहाँ पे कुछ मेटेलिक ऑक्साइड्स के एग्जाम्पल के बारे में देखें कि हमारे पास कौन-कौन से एग्जाम्पल हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 2 मेटेलिक ऑक्साइड हैं। एक है हमारे पास CaO जिसे हम बोलेंगे कैल्शियम ऑक्साइड, और एक है हमारे पास MgO जिसका नाम है मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास मेटेलिक ऑक्साइड्स हो गए दो, एक है कैल्शियम ऑक्साइड और एक है हमारे पास इसमें MgO यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब हम क्या करेंगे, इसको रिएक्ट कराएंगे एसिड्स के साथ। तो जब हम CaO को रिएक्ट कराते हैं किसके साथ? HCl के साथ। तो हम यहाँ पे देखेंगे हमारे पास किसका फॉर्मेशन होगा। देखो, CaO को ब्रेक डाउन करेंगे तो ये होगा हमारा Ca2 प्लस और O2 माइनस। सेम HCl में भी एक होगा हमारा H प्लस और Cl माइनस। तो ये जो हमारा Ca2 प्लस है वो Cl नेगेटिव के साथ जाएगा और किसकी फॉर्मेशन कर लेगा? CaCl2। ये क्या है? एक तरीके का सॉल्ट है जिसका नाम क्या है? कैल्शियम क्लोराइड। और साथ ही में किसका फॉर्मेशन हो रहा है? वाटर का। वहीं अगर हम एक और एग्जांपल लें अपना किसका? मैग्नीशियम ऑक्साइड के साथ, इसमें हम क्या करेंगे? MgO जो है उसको रिएक्ट कराएंगे HCl के साथ तो हमारा किसका फॉर्मेशन होगा? देखो, ये हो गया हमारा Mg2 प्लस और ऑक्सीजन हो गया हमारा O2 माइनस। HCl में हो गया ये हमारा H प्लस और Cl माइनस।
अब क्या होगा, ये जो हमारा Mg2+ है वो Cl- के साथ रिएक्ट करेगा और क्या बना लेगा, MgCl2। ये भी हमारा क्या है, एक सॉल्ट है जिसका नाम क्या हुआ, मैग्नीशियम क्लोराइड। और साथ ही में किसका फॉर्मेशन होगा, H2O का फॉर्मेशन होगा। अब देखो क्या हमारे ये दोनों रिएक्शन बैलेंस है, नहीं, ये हमारी दोनों रिएक्शन बैलेंस नहीं है। तो अगर हम इसको बैलेंस करेंगे तो बैलेंस करने पे देखेंगे यहाँ पे Cl के पास 2 है, तो यहाँ पे इसका अमाउंट कितना हो जाएगा, HCl2 यानी ट्वाइस ऑफ HCl2, सॉरी HCl। और इसी तरीके से MgO में भी ये क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ HCl। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, यहाँ पर हमने अपने एसिड को मेटेलिक ऑक्साइड के साथ रिएक्ट कराया है और यहाँ पे ये चीज पता चली है कि मेटेलिक ऑक्साइड हमारा बेसिक नेचर का होता है, इस वजह से जो हमारा एसिड है वो मेटेलिक ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट और H2O की फॉर्मेशन को करेगा। नेक्स्ट हमारे पास क्या गिवन है, रिएक्शन ऑफ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड विथ बेसिस। मतलब अब हम क्या करेंगे, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड को रिएक्ट कराएंगे किसके साथ, बेसिस के साथ, यानी बेस के साथ रिएक्ट कराएंगे। तो देखो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड का नेचर कैसा है, एसिडिक। अब यहाँ पर भी हमारे पास एक फिर इक्वेशन बनेगी, वो क्या बनेगी कि जब हम बेस को या फिर नॉन मेटेलिक ऑक्साइड को बेस के साथ रिएक्ट करते हैं तो उससे हमारा क्या बनेगा, सॉल्ट और साथ में H2O यानी वाटर। तो देखो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड भी बेस के साथ रिएक्ट करके क्या बना रहा है, सॉल्ट और H2O। अब इसमें भी एक कंफ्यूजन कि यहाँ पर भी सॉल्ट और H2O क्यों बन रहा है, तो इस कंफ्यूजन का भी यही सॉल्यूशन है, वो ये है कि जो हमारा नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है उसका नेचर कैसा है, एसिडिक। और हम किसके साथ रिएक्ट करा रहे हैं, बेस के साथ। और जब एसिडिक बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो ये हमेशा क्या बनेगा, सॉल्ट और H2O। क्यों, क्योंकि ये हमारा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का ही एक टाइप है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे नॉन मेटेलिक ऑक्साइड का एक एग्जांपल लेते हैं, फिर उसके बाद उसकी रिएक्शन करा करके देखेंगे कि हमारे पास कौन सा सॉल्ट बन रहा है। तो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड का हमारे पास एक एग्जांपल हो गया यहाँ पे क्या, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम बोलते हैं CaOH2। अब हम क्या करेंगे, इसको रिएक्ट कराएंगे। तो हमने क्या करा, CaOH2 अपना मेटेलिक ऑक्साइड लिया, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, उसको रिएक्ट कराया अपने बेस किसके साथ, CO2 के साथ। और हमारा किसका फॉर्मेशन हुआ, CaCO3 प्लस में H2O। ये CaCO3 क्या है, यही हमारा सॉल्ट है जिसका नाम क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है। तो यहाँ पे हुआ हमारा नॉन मेटेलिक ऑक्साइड का रिएक्शन किसके साथ, बेस के साथ, जिसमें हमने देखा कि जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है उसका नेचर कैसा है, एसिडिक नेचर है, जिसकी वजह से वो भी बेस के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट और H2O की फॉर्मेशन को कर रहा है। साथ ही साथ यहाँ पे हमने नॉन मेटेलिक ऑक्साइड का एक एग्जाम्पल लिया, वो क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसमें हमने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट कराया, जिससे हमारे पास सॉल्ट और H2O का फॉर्मेशन हुआ। और इस रिएक्शन में जो हमारा सॉल्ट है वो है CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट। अब देखो यहाँ पे हमारे पास जितनी भी अभी तक हमने एसिड्स की रिएक्शन देखी है पूरे चैप्टर में, वो सारी क्या कर रखी है, समराइज की गई है। तो हम यहाँ पे ये बोल सकते हैं रिएक्शन ऑफ एसिड की समरी। समरी मतलब जितनी भी हमने यहाँ पे अभी तक रिएक्शंस देखी हैं एसिड की, वो सारी दी गई हैं। जिसमें सबसे पहली रिएक्शन है हमारी किसकी, एसिड की मेटल के साथ, जिसमें हमने देखा किसका फॉर्मेशन हो रहा है, सॉल्ट और H2 यानी हाइड्रोजन गैस का, जिसके लिए हाइड्रोजन गैस टेस्ट भी परफॉर्म किया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास दे रखा है कि जब हमारा एसिड मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेगा तो किसकी फॉर्मेशन करेगा, सॉल्ट की, CO2 की और वाटर की। थर्ड हमारे पास इसमें रिएक्शन गिवन है कि जब हमारा एसिड
मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेगा तो वो बनाएगा सॉल्ट CO2 और H2O यानी वाटर। नेक्स्ट हमारे पास देखो यहाँ पे गिवन है एसिड जब हमारा मेटेलिक ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा तब भी क्या बनाएगा सॉल्ट और H2O। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है क्योंकि मेटेलिक ऑक्साइड का नेचर कैसा होता है? बेसिक। एंड लास्ट है हमारे पास इसमें कि जो हमारा एसिड है वो बेस के साथ रिएक्ट करके बनाएगा सॉल्ट प्लस H2O। तो ये हो गई हमारी जितनी भी रिएक्शन ऑफ एसिड थी इस चैप्टर के अंदर वो यहाँ पर एक साथ हमने समराइज करके लिख दी है ताकि हमें याद करने में प्रॉब्लम ना हो। अब इसी तरीके से हमने यहाँ पे कर रखा है रिएक्शन ऑफ बेसिस, मतलब जितनी भी हमारी बेसिस की रिएक्शन है उनकी क्या है, ये भी हमारी एक समरी है। मतलब जैसे हमने एसिड के सारे समराइज कर रखी है उसी तरीके से हम बेस को भी समराइज करेंगे। तो सबसे पहले रिएक्शन में हमारे पास इसमें गिवन है बेस को जब हम मेटल के साथ रिएक्ट कराते हैं तो हमारा किसका फॉर्मेशन होता है? सॉल्ट प्लस H2 का। और साथ ही साथ हमने एक चीज और याद करी थी कि जब हम बेस को मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट कराएंगे तो हमें किसी तरीके की कोई रिएक्शन देखने को नहीं मिलती। उसी तरीके से जब हम बेस को मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट कराएंगे तो भी हमें वहां कोई रिएक्शन देखने को नहीं मिलती। मतलब जो हमारा बेस है ना ही तो वो मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है, ना ही तो वो मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है। एंड नेक्स्ट है हमारे पास बेस को जब हम एसिड के साथ रिएक्ट कराएंगे तब भी हमारा किसका फॉर्मेशन होगा? सॉल्ट का और H2O का। क्यों? क्योंकि हमारी ये कौन सी रिएक्शन है? ये है हमारी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। लास्ट हमारे पास इसमें गिवन है वो ये है कि जब हम बेस को नॉन मेटेलिक ऑक्साइड के साथ रिएक्ट कराते हैं तो भी हमारा सॉल्ट और H2O का फॉर्मेशन होता है। इसका भी रीजन हमें पता है, हम अभी अभी कवर करें ये टॉपिक जिसमें हमने ये देखा कि जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है उसका नेचर कैसा होता है? एसिडिक होता है। इसी वजह से बेस जब नॉन मेटेलिक ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो वो वाटर और सॉल्ट की फॉर्मेशन को करता है। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है सिमिलैरिटीज बिटवीन एसिड्स एंड बेसिस। क्या क्या सिमिलैरिटीज हैं एसिड्स और बेसिस के बीच में, हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखो एसिड के बारे में हम उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में ऑलरेडी जान चुके हैं कि एसिड हमारा सॉर होता है टेस्ट में, वो ब्लू लिटमस को रेड में चेंज कर देता है। और जो हमारा एसिड होता है वो H प्लस आयन को प्रोड्यूस करता है। तो अब हम यहीं पर एसिड और बेस की सिमिलैरिटीज को देखेंगे। तो सबसे पहले क्या दे रखा है? सबसे पहले हमें ये दे रखा है
कि all acids have H plus ions in common, all acids produce H plus ions, मतलब जितने भी हमारे एसिड्स हैं वो कौन से आयन को प्रोड्यूस करते हैं, H प्लस आयंस को प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, एसिड प्रोड्यूस H प्लस आयंस इन सॉल्यूशन विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर एसिडिक प्रॉपर्टीज। जो हमारे एसिड्स हैं वो H प्लस आयन को प्रोड्यूस करते हैं सॉल्यूशन में, जिसकी वजह से वो हमारी कौन सी प्रॉपर्टी को शो करता है, एसिडिक प्रॉपर्टीज को शो करता है। ठीक है, साथ ही साथ जो हमारे बेस होते हैं वो कौन से आयन को रिलीज करते हैं, OH माइनस आयन, जिसे हम हाइड्रोक्साइड आयन या फिर हाइड्रोक्सिल आयन भी बोलते हैं, जिसकी वजह से ये हमारा जो OH माइनस आयन है यही रिस्पॉन्सिबल होता है बेसिस की प्रॉपर्टी को शो करने के लिए। एसिड और बेस इन वाटर सॉल्यूशन। अब हम क्या करेंगे, एसिड और बेस को वाटर सॉल्यूशन में देखेंगे कि क्या होता है जब हम एसिड को वाटर में डालते हैं या फिर क्या होता है जब हम बेस को वाटर में डालते हैं। तो देखो क्या बोला गया है, एसिड प्रोड्यूसेस H प्लस आयन इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। जब हम एसिड को पानी के अंदर डालते हैं तो हम देखते हैं कि उसके अंदर से कौन से आयन रिलीज हो रहे हैं, H प्लस आयन्स रिलीज हो रहे हैं। अब इसके हम इक्वेशन से समझेंगे। देखो फॉर एग्जाम्पल हमारे पास क्या दे रखा है, एसिड दे रखा है, वो कौन सा एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड किस फॉर्म में है, एक्वस फॉर्म में। इसका मतलब ये है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड को हमने किस में डिसॉल्व किया है, वाटर में डिसॉल्व किया है, जिसकी मदद से अब ये क्या होगा, ये जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो हमारा एक H प्लस आयन में ब्रेक डाउन हो जाएगा और एक Cl माइनस आयन में ब्रेक डाउन हो जाएगा। ठीक है, जो हमारा वाटर के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड है उसके अंदर वो हमारे दो आयन्स में ब्रेक डाउन होंगे। एक हो गया हमारा H प्लस आयन जिसे हम बोलेंगे हाइड्रोजन आयन, ये कौन सा आयन हो गया, ये हो गया हमारा कैटायन। और Cl माइनस हो गया हमारा क्लोराइड आयन, जो हमारा कौन सा है, एनायन। तो यहाँ पे हमने ये देखा कि जब हम एसिड को रिएक्ट करा रहे हैं किसमें, पानी में, तो हम कौन सा आयन रिलीज देखते हुए मिल रहा है, H प्लस आयन देखने को मिल रहा है। उसी तरीके से एक हमारे पास एसिटिक एसिड का भी एग्जाम्पल है, उसमें हम क्या करेंगे, CH3 COOH यानी CH3COOH जिसे हम बोलते हैं एसिटिक एसिड। इसको जब हम पानी के अंदर डिसॉल्व करेंगे यानी जब हम इसको वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो वहां पे हमें क्या मिलेगा, एक मिलेगा हमें एसीटेट आयन यानी CH3CO नेगेटिव एक्वस में, और साथ ही साथ कौन सा आयन रिलीज होगा, H प्लस आयन रिलीज होगा। तो CH3COOH क्या है, ये है हमारा एसिटिक एसिड जो हमें विनेगर से मिलता है। इसको जब हमने पानी में डिसॉल्व किया तो वहां पे हमारे ये दो आयंस में टूट गया, एक है हमारा एसीटेट आयन जो कौन सा है, एन आयन है इसमें, और जो हमारा H प्लस है वो है हमारा हाइड्रोजन का आयन जो क्या होगा, जो कैटायन ही होगा। तो यहाँ पे हमने ये देखा कि जब हम एसिड को वाटर के अंदर डिसॉल्व कर रहे हैं तो हमारा H प्लस आयन उसमें से ब्रेक डाउन हो रहा है। नेक्स्ट है हमारे पास एसिड और बेसिस इन वाटर सॉल्यूशन में ही, वो है बेसिस व्हेन डिसॉल्व इन वाटर। जब हम बेस को डिसॉल्व करते हैं किसमें, पानी में, तो वो कौन से आयंस रिलीज करते हैं, OH आयंस रिलीज करते हैं। जैसे हमने वहां पे देखा कि जो हमारा एसिड है वो क्या कर रहा है, वो जब हमारा पानी के अंदर डिसॉल्व हो रहा है तो हमें कौन सा आयन देखने को मिल रहा है, वो है H प्लस आयन। लेकिन वहीं जब हम अपने बेस को डिसॉल्व करते हैं किसके अंदर, वाटर के अंदर, तो वहां पे हमें कौन सा आयन देखने को मिलेगा, OH नेगेटिव आयंस देखने को मिलेंगे। अगर हम इसके एग्जाम्पल के बारे में देखें तो देखो इसका हमारे पास एक एग्जाम्पल है। हम क्या करेंगे, NaOH, NaOH क्या है, वो है हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, एक्वस फॉर्म में, यानी वो किसको, इसको हमने किसमें डिसॉल्व किया है, वाटर में डिसॉल्व किया है।
वाटर के अंदर डिसॉल्व करने पे हमने ये देखा कि ये जो हमारा NaOH है, वो किसमें ब्रेक डाउन हो गया Na+ और साथ ही में OH नेगेटिव आयन में। Na क्या हो गया? ये हो गया हमारा सोडियम आयन और OH नेगेटिव हो गया हमारा हाइड्रॉक्सिल आयन। जिसमें हमने ये देखा कि जो हमारा Na+ है वो हो गया हमारा कैटायन और जो OH नेगेटिव है वो क्या हो गया हमारा एनायन। अब इसमें एक चीज़ हमें और देखने को मिलती है वो ये है कि जो हमारा बेस है वो वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या रिलीज कर रहा है? OH नेगेटिव आयन को रिलीज कर रहा है। इसी तरीके से हम और एग्जांपल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। वो है हमारे पास BOH, ठीक है? BOH मानो हमारे पास कोई एक बेस है जो क्या है एक्वस फॉर्म में, यानी किसके अंदर डाला हमने इसको? वाटर के अंदर डाला, जिसमें हमने देखा वो ब्रेक डाउन हो रहा है किसमें? B+ वो भी एक्वस में है और OH नेगेटिव यानी OH नेगेटिव आयन में। तो यहाँ से हमें एक चीज क्लियर होती है वो ये है कि जब भी हम किसी बेस को वाटर के अंदर डालते हैं या वाटर के साथ डिसॉल्व करते हैं, तो हमें क्या कौन सा आयन देखने को मिलता है? OH नेगेटिव आयन्स वहां पर देखने को मिलेगा। एक चीज और हम यहाँ पे एसिड में डिस्कस करेंगे हाइड्रोक्सिल आयन के बारे में। देखो यहाँ पे हाइड्रोक्सिल आयन, सॉरी, हाइड्रोनियम आयन के बारे में यहाँ पे होता क्या है? जो हमारा एसिड है वो कौन से आयन को रिलीज कर रहा है? H+ आयन को रिलीज कर रहा है, ये हम जानते हैं। तो ये जो हमारा H+ आयन है, ये हमारा कैन नॉट एग्जिस्ट अलोन, ये हमारा कभी भी अकेला एग्जिस्ट नहीं करता। तो इस कंडीशन में क्या होता है? ये क्या करता है? ये एग्जिस्ट कर रहा होता है कौन से आयन की फॉर्म में? हाइड्रोनियम आयन की फॉर्म में। अब ये हाइड्रोनियम आयन क्या है? ये हाइड्रोनियम आयन है हमारा H3O प्लस। तो यहाँ पे हमने देखा कि जो हमारा H+ आयन है वो कभी भी अलोन एग्जिस्ट नहीं करता, मतलब अकेला नहीं पाया जाएगा। वो हमारा हमेशा हाइड्रोनियम आयन की फॉर्म में प्रेजेंट होगा। अब ये बनेगा कैसे? देखो जो हमारा H+ आयन है वो वाटर के मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करके किसकी फॉर्मेशन करेगा? H3O+ की फॉर्मेशन करेगा। जैसे अगर हम यहाँ पे HCl को रिएक्ट कराते हैं किसके साथ? H2O के साथ, तो हम यहाँ ये देखेंगे कि ये जो हमारा HCl है ये ब्रेक डाउन होगा किसमें? H+ में और Cl- में। तो ये जो हमारा H+ है ये H2O के साथ चला जाता है और बना लेता है H3O+ और साथ में एक हमारा आयन निकलता है, वो कौन सा है? Cl- आयन। तो ये हमारा एक टॉपिक थोड़ा सा जो था वो एसिड का रह गया था, पर ये हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो हमें याद रखना है कि जो हमारा एसिड में H+ आयन होता है वो कभी भी सिंगल यानी अकेला एग्जिस्ट नहीं करता, वो हमेशा हाइड्रोनियम आयन की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। अब ये हाइड्रोनियम आयन बनता कैसा है? जब हमारा H+ आयन वाटर के साथ कंबाइन करता है या रिएक्ट करता है, तो उस कंडीशन में हमारा हाइड्रोनियम आयन की फॉर्मेशन होती है। अब इसका हमने एक एग्जाम्पल लिया जिसमें हमने HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड को वाटर के साथ रिएक्ट कराया, जिसमें हमने देखा कि जो HCl का H है वो H2O के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोनियम आयन की फॉर्मेशन करता है और साथ ही साथ हमारे पास Cl नेगेटिव आयन की फॉर्मेशन भी होती है। देखो एल्कलाई के बारे में हमें पता है कि वो बेस जो हमारे वाटर के अंदर सोल्यूबल होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? एल्कलाई बोलते हैं। इसी तरीके से अब हमारे पास एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में, वो ये होता है, देखो पहले हम यहाँ पे इम्पोर्टेंट इसको मार्क करते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। पेपर में क्वेश्चन हमारा ये आता है कि हमें एसिड को वाटर के साथ मिक्स करना चाहिए, यानी ये देखो कि हमें जो एसिड है, एसिड को मिक्स करना चाहिए वाटर में या फिर वाटर को मिक्स करना चाहिए किसमें? एसिड में। हमारे पास यहाँ पे दो केसेस होते हैं, हमसे क्वेश्चन में ये पूछा जाता है कि एसिड को वाटर के साथ मिक्स करना चाहिए या फिर वाटर को एसिड के साथ मिक्स करना चाहिए, ठीक है? डाइल्यूट जब हम करते हैं, डाइल्यूट करने का मतलब ये होता है कि हम उसमें एसिड के अमाउंट को कम कर रहे होते हैं। तो एसिड के अमाउंट को कम करने के लिए हम क्या करेंगे? उसमें पानी को मिलाएंगे। अब पानी मिलाने का तरीका ये है, देखो हमारे पास एक है यहाँ पे टेस्ट ट्यूब ए और एक है हमारे पास टेस्ट ट्यूब बी।
ए वाले में है मानो हमारे पास एसिड और बी वाले में है मानो हमारे पास वाटर। तो अब हमारे पास एक कंडीशन ये है कि या तो हम एसिड को पानी में मिला दें या तो हम पानी को एसिड में मिला दें। बात तो एक ही है, दोनों को मिलना है, लेकिन तरीका दोनों का अलग-अलग है। वो क्या है? वो ये है कि या तो हम क्या करें, एसिड को पानी में मिला दें या फिर हम क्या करें, पानी को एसिड में मिला दें। हमारे पास एक ऑप्शन है, एक है हमारे पास रूट 1, एक है हमारे पास रूट 2। अब हमें ये देखना है कि कौन-सा रूट जो है वो अच्छा है। तो देखो रूट 2 होने की वजह से हमारे पास एक ही रूट होगा वो जो अच्छा है, और वो अच्छा वाला रूट क्या है, वो ये है कि जब भी हम डाइल्यूट करेंगे एसिड को, यानी एसिड की जब हम डाइल्यूशन करेंगे, हमें हमेशा याद रखना है, इट इज रिकमेंडेड दैट एसिड शुड बी एडेड टू वाटर एंड नॉट वाटर टू एसिड। मतलब हम एसिड को पानी में मिलाएंगे, पानी को एसिड में नहीं मिलाएंगे। क्यों? क्योंकि जो प्रोसेस होता है डिसॉल्व करने का एसिड का या बेस को पानी में, वो बहुत ज्यादा क्या होता है, एक्सोथर्मिक होता है। रीज़न तो आई थिंक समझ में आ ही गया होगा क्या कहना चाह रहा है ये स्टेटमेंट। वो ये कहना चाहते हैं कि देखो, एसिड को हम पानी में मिलाएँगे, ये बात ठीक है। यानी रूट 1 क्या है? ये हमारा सही है। क्यों सही है? रीज़न ये है कि जो हम एसिड है, एसिड को हम पानी में मिलाएँगे, बट इसको हम किस प्रोसेस से मिलाएँगे? ड्रॉप बाय ड्रॉप। मतलब 1 बूंद, 2 बूंद, 3 बूंद ऐसे करके हम ड्रॉप बाय ड्रॉप एसिड को वाटर में मिलाएँगे। क्यों? क्योंकि जब हम एसिड को या फिर बेस को किसके साथ रिएक्ट कराते हैं, वाटर के साथ रिएक्ट कराते हैं, तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा अमाउंट में हीट रिलीज़ होती है। यानी ये बहुत ज़्यादा एक्ज़ोथर्मिक प्रोसेस होता है, जिसकी वजह से बहुत तरीके की आग भी लग सकती है, किसी तरीके का कोई हार्मफुल इफ़ेक्ट भी हो सकता है। इस वजह से हम हमेशा एसिड को ड्रॉप बाय ड्रॉप ही पानी में मिलाएँगे। अगर बाय चांस हमने पानी को एसिड में मिला दिया, तो वहाँ पे हो जाएगी एयर में, या फिर हम ये बोलें जब हम पानी को एसिड में मिलाएँगे, तो इस कंडीशन में हमारा क्या होगा, बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में हीट रिलीज़ होना स्टार्ट हो जाएगी, जिसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा हार्म यानी नुकसान पहुँचेगा। तो पेपर में हमेशा क्वेश्चन ये आता ही आता है कि एसिड को पानी में मिलाएँ या पानी को एसिड में मिलाएँ। तो आई होप अब ये जो मैंने प्रोसेस बताया है, इसकी वजह से किसी भी तरीके की कोई डाउट नहीं रह गया होगा। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इसमें, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स बेस सॉल्यूशन। यानी एसिड्स और बेस सॉल्यूशन के हम स्ट्रेंथ को नापेंगे। ये देखेंगे कि जो हमारा एसिडिक है वो कितना ज्यादा एसिडिक है या कितना ज्यादा बेसिक है। तो सबसे पहले दे रखा है स्ट्रेंथ ऑफ एसिड और बेस कैन बी एस्टिमेटेड यूजिंग यूनिवर्सल इंडिकेटर। मतलब हम यूनिवर्सल इंडिकेटर का यूज करके ये पता कर सकते हैं कि उस एसिड की स्ट्रेंथ कितनी है या फिर उस बेस की स्ट्रेंथ कितनी है। अब हम यहाँ पे यूनिवर्सल इंडिकेटर का तो यूज कर रहे हैं, अब हमें ये भी पता होना चाहिए कि यूनिवर्सल इंडिकेटर है क्या। तो अब हम उसके बारे में देखेंगे। यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होता है? इट इज अ मिक्सचर ऑफ सिविरल इंडिकेटर्स। ये बहुत सारे इंडिकेटर्स का मिक्सचर होता है, जो क्या करता है, डिफरेंट कलर्स को शो करता है डिफरेंट कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयंस की फॉर्मेशन के अंदर। मतलब H प्लस आयन के बेसिस पे वो हमें डिफरेंट डिफरेंट तरह के कलर्स को शो करता है, जिसकी मदद से हम ये बता सकते हैं कि उस एसिड की स्ट्रेंथ क्या है या फिर उस बेस की स्ट्रेंथ क्या है। अब देखो, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड और बेस को नापने के लिए हमारे पास यहाँ पे एक स्केल होता है, जिसका नाम क्या है, पीएच स्केल। अब ये पीएच स्केल का मतलब क्या है? देखो, पीएच, इसमें जो पी है, पी का मतलब है पोटेंट, पोटेंट का मतलब होता है पावर, ठीक है। और H का मतलब है यहाँ पे हाइड्रोजन। तो ये पीएच क्या डिफाइन करता है? पीएच डिफाइन द पावर ऑफ हाइड्रोजन। यानी ये हाइड्रोजन की पावर को डिफाइन करेगा, बताएगा। इस क्यों? क्योंकि हमने देखा यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या थे, वो बहुत सारे इंडिकेटर का मिक्सचर था जो अलग अलग कलर को शो कर रहा है H प्लस की कंसंट्रेशन के हिसाब से। तो जो हमारा ये पीएच स्केल है, वो भैया भी क्या करते हैं, वो हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन को बताते हैं। क्यों? क्योंकि पीएच के नाम में ही लिखा है पावर ऑफ हाइड्रोजन। तो अगर हम पीएच स्केल के बारे में देखें तो पीएच स्केल क्या है? अ स्केल फॉर मेजरिंग H प्लस आयन कंसंट्रेशन इन अ
सॉल्यूशन, किसी भी सॉल्यूशन के अंदर जो भी हमारी H प्लस आयन की कंसंट्रेशन है, उसको मेजर करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? पीएच का यूज करते हैं, जिसमें P इन पीएच स्टैंड्स फॉर पोटेंस, मतलब जिसमें P क्या है? P स्टैंड करता है पीएच के अंदर पोटेंस, जिसका जर्मन मतलब होता है पावर। ठीक है, तो यहाँ पे पीएच का भी फुल फॉर्म पता चल गया। पीएच की फुल फॉर्म पे भी पेपर में क्वेश्चन आता है, तो इसको भी याद रखना है। उसके बाद देखो, जो हमारी पीएच की वैल्यू होती है, यानी पीएच स्केल की जो वैल्यू होती है, अगर हम उसके बारे में देखें, तो जो पीएच स्केल की वैल्यू है वो होती है हमारी 0 से लेके 14 तक। ठीक है, जिसमें जो हमारा 7 वाला नंबर होता है, कहाँ तक है? 0 से लेके 14 तक। और इसमें हमारे मिड में एक नंबर आता है 7। तो होता क्या है, जो हमारा अगर 7 से ज्यादा है किसी भी वैल्यू, अगर किसी भी सॉल्यूशन की वैल्यू 7 से ज्यादा है, तो वो होता है हमारा बेसिक सॉल्यूशन। अगर किसी की वैल्यू 7 से कम है, तो वो होता है हमारा एसिडिक सॉल्यूशन। और एक मजेदार बात ये है कि अगर किसी की वैल्यू एग्जैक्ट 7 हो गई, तो वो होता है हमारा उसमें न्यूट्रल सॉल्यूशन। तो यहाँ पर हमारे पास की पॉइंट्स में भी वही चीजें मेंशन है कि अगर किसी की पीएच वैल्यू इक्वल टू 7 है, यानी 7 के बराबर है, तो वो होगा हमारा न्यूट्रल सॉल्यूशन। और अगर किसी की पीएच की वैल्यू हमारी 7 से छोटी है, यानी लेस देन 7 है, तो वो होगा हमारा कौन सा सॉल्यूशन? एसिडिक सॉल्यूशन। और अगर हमारे पास किसी की पीएच मोर देन 7 है, यानी 7 से ज्यादा है, तो वो होगा हमारा बेसिक सॉल्यूशन। तो यहाँ पे हमने पीएच स्केल के बारे में देखा, जिसमें पीएच की वैल्यूज के बारे में देखा कि वो 0 से 14 तक लाया करते हैं, जिसमें 7 से छोटा तो एसिडिक, 7 से बड़ा तो बेसिक, और अगर एग्जैक्ट 7 हुआ तो वो होगा हमारा न्यूट्रल। देखो, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स बेस एंड सॉल्यूशन में हमारे पास अभी हमने ये देखा कि अगर हमारी पीएच की वैल्यू एग्जैक्ट क्या होगी? 7 होगी, तो वो कौन सा सॉल्यूशन होगा? वो होगा हमारा न्यूट्रल सॉल्यूशन। साथ ही साथ हमने एक चीज और पढ़ी, वो ये है कि अगर हमारे पास पीएच की वैल्यू 7 से ज्यादा होगी, तो वो होगा हमारे, सॉरी, 7 से कम होगी, तो वो होगा हमारा एसिडिक सॉल्यूशन। और साथ ही साथ हमने देखा कि अगर हमारी पीएच की वैल्यू 7 से बड़ी होगी, तो वो होगा हमारा बेसिक सॉल्यूशन। एक चीज और हम यहाँ पे देखेंगे कि जो हमारी पीएच वैल्यू होती है, वो क्या होती है? वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके? हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन की, यानी H प्लस कंसंट्रेशन की क्या होगी? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। अब वो कैसे? अब वो इस तरीके से होगी, देखो, अगर हमारे पास फॉर एग्जाम्पल H प्लस आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा, तो पीएच वैल्यू क्या होगी उस कंडीशन में? कम, यानी जो नेचर होगा सॉल्यूशन का वो क्या होगा? एसिडिक। ठीक है, अब दूसरी चीज, अगर हमारे प्लस H प्लस आयन की कंसंट्रेशन कम हुई, तो इस कंडीशन में जो हमारी पीएच वैल्यू है वो ज्यादा होगी, और सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा? बेसिक। ये जो हमारा H प्लस आयन की कंसंट्रेशन से रिलेटेड टॉपिक है, या फिर ये बोलो जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है, वो अभी यहाँ पे समझ नहीं आएगा, वो धीरे हम जब पीएच स्केल को और अच्छे से समझेंगे तो वो आएगा। तो बस अभी हमें इतना ही याद रखना है कि जो पीएच वैल्यू होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है H प्लस आयन की कंसंट्रेशन के बराबर। अभी हमारे पास यहाँ पे क्या दे रखा है? देखो, हमारे पास यहाँ पे पीएच स्केल गिवन है, जिसमें हमारे पास दे रखी है जो पीएच स्केल की रेंज है वो कहाँ से कहाँ तक है? 0 to 14, यानी 0 से लेके 14 तक रेंज है, जिसमें 1 to
6 यानी 1 से लेके 6 तक क्या है एसिडिक नेचर के शो करेंगे। अगर हमारे पास अगर 7 आ रहा है किसी पीएच स्केल पे वैल्यू तो वो हमारा न्यूट्रल होगा। वहीं 8 से लेके 14 तक जो हमारे सॉल्यूशन होंगे वो एल्कलाइन होंगे। एल्कलाइन क्या होते हैं? बेस जो क्या हो सॉल्यूबल हो पानी के अंदर, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? एल्कलाइन बोलते हैं। तो ये हमारी पीएच स्केल है। अब देखो पीएच स्केल में हम देखेंगे 0 से लेके 14 तक हमारे पास कलर्स भी क्या है डिफरेंट डिफरेंट है। अब इससे होता क्या है जब हम लिटमस पेपर से टेस्ट करते हैं एसिड या बेस का तो वहां पे हमें कलर चेंज देखने को मिलता है। अब वो कलर चेंज होने के बाद हम उस कलर को अपने इसी पीएच स्केल से मेजर करते हैं कि वो कलर हमारा कौन से नंबर पर आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल मान लो जो हमारे लिटमस पेपर का कलर है वो 9 पर आकर मैच हो गया। तो वहां से हमें ये पता चलता है कि जो भी हमारे पास सोल्यूशन था जिसमें हमने लिटमस पेपर को डिप किया है वो कैसा सॉल्यूशन है? अल्कलाइन सॉल्यूशन है। तो पीएच स्केल हमें एसिड और बेस को पता करने में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। अब देखो हमारे पास पीएच इन एवरीडे लाइफ है। इससे पहले हम यहाँ पे एक छोटा-सा पीएच स्केल के डायग्राम से समझते हैं कि पीएच स्केल एक्चुअली में होता क्या है और हम किस तरीके से इसको समझ सकते हैं। ये जो हमने अभी H प्लस आयन के कंसंट्रेशन से रिलेटेड टॉपिक किया है कि H प्लस आयन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, उसके बारे में हम देखते हैं। देखो, अब हमने यहाँ पे क्या देखा मानो यहाँ पे हमारे पास 0 से लेके 14 तक रेंज है। अब हम देखेंगे कि न्यूट्रल हमें पता है 7 से अगर कोई वैल्यू नीचे जा रही है यानी 7 से नीचे कोई वैल्यू है, तो इस कंडीशन में उसका नेचर क्या है? एसिडिक नेचर है। एसिडिक नेचर कब होगा? जब उसके पास हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन कैसी होगी? हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, यानी यहाँ पे हाइड्रोजन कंसंट्रेशन तुम्हारी इंक्रीज़ करेगी 7 से लेके 0 तक। लेकिन वहीं अगर हम 7 टू 14 पे जाएँगे, तो इस कंडीशन में जो हमारा सॉल्यूशन है, वो कैसी प्रॉपर्टी शो करने लगता है? बेसिक प्रॉपर्टी। यानी यहाँ पर तुम्हारे जो H प्लस आयन की कंसंट्रेशन है, यहाँ पर हमारी H प्लस आयन क्या करेंगे? इंक्रीज़ करेंगे। लेकिन वहीं हमारा बेसिक नेचर जहाँ पर आएगा, वहाँ पर तुम्हारे H प्लस आयन की कंसंट्रेशन डिक्रीज़ करना शुरू कर देगी और इंक्रीज़ किसकी करेगी? यहाँ पे हमारी इंक्रीज़ करेगी OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन। और लेकिन एसिडिक नेचर वाले में हमारी OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन डिक्रीज़ करेगी। तो अब ये इंक्रीज़ डिक्रीज़ से हमें क्या लेना? देखो, देखो यहाँ पे ये चीज़ बोली गई है, यहाँ पे इसको समझाने का रीज़न ये है क्योंकि देखो हमने पढ़ा है अगर पीएच वैल्यू बढ़ेगी, पीएच वैल्यू मानो इधर की तरफ हमारी बढ़ रही है 7 से 8, 8 से 9, 9 से 10, 11 से 12, तो जैसे ही पीएच वैल्यू बढ़ेगी H प्लस आयन की कंसंट्रेशन क्या होने लग रही है? कम। और हमने एक चीज़ और देखी थी अगर H प्लस आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो रही है यानी H प्लस आयन इधर जाने पे बढ़ रहे हैं, तो जो हमारी पीएच की वैल्यू है वो क्या होगी? कम। तो मानो यहाँ पे हमारी H प्लस आयन की कंसंट्रेशन बढ़ रही है 0 पे जाने पे 1 पे जाने पे, लेकिन अगर हम पीएच वैल्यू को देखें तो पीएच वैल्यू क्या हो रही है? कम हो रही है। इस वजह से यहाँ पर ये ड्राइंग शो करनी पड़ी है क्योंकि ये एनसीईआरटी में भी गिवन है। एनसीईआरटी में यही चीज समझाई जा रही है कि जो हमारी पीएच वैल्यू है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है H प्लस आयन कंसंट्रेशन के, जिससे ये पता चलता है कि पीएच वैल्यू अगर बढ़ेगी तो H प्लस आयन की कंसंट्रेशन घटेगी और अगर हमारी पीएच वैल्यू घटेगी तो H प्लस आयन की कंसंट्रेशन बढ़ेगी। अब हम पढ़ेंगे पीएच इन एवरीडे लाइफ के बारे में। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पेपर में पूछा जाता है, अच्छे से पढ़ेंगे और साथ ही साथ इसके सारे एग्जाम्पल्स को
याद करते हुए चलेंगे। तो सबसे पहला है हमारे पास इसमें पीएच इन अवर डाइजेस्टिव सिस्टम। हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का क्या पीएच होता है? डाइजेस्टिव सिस्टम जो हमें फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करे, यानी यहाँ पे स्टमक के बारे में बात हो रही होगी, पेट के बारे में बात की जा रही होगी। तो क्या बोला गया है? डाइल्यूट HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वो भी डाइल्यूट वाला, हेल्प करता है किसमें? फूड की डाइजेशन में, स्पेशली किसका? प्रोटीन का, जो भी हमारे स्टमक के अंदर आएगा। मतलब स्टमक के अंदर हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से हमारा प्रोटीन का डाइजेशन होता है। अगर यही हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारा एक्सेस अमाउंट में स्टमक के अंदर प्रोड्यूस हो जाएगा, तो उससे क्या हो जाएगी? एसिडिटी, जिसे हम इनडाइजेशन यानी कब्ज भी बोलते हैं हिंदी में। इसकी वजह से हम इसको सही करने के लिए देखो, ऐसे तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी याद करने में। एक चीज देखो, जो हमारा HCl है, HCl क्या है? हाइड्रो क्लोरिक एसिड। ये जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ये प्रेजेंट होता है कहाँ? स्टमक में। स्टमक में क्यों प्रेजेंट होता है? ये क्या करता है? प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। ठीक है, HCl प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा। लेकिन जब यही हमारा बहुत ज्यादा अमाउंट में हो जाएगा, यानी पेट के अंदर बहुत ज्यादा अमाउंट में हमारा HCl प्रोड्यूस हो रहा है, एक्सेस अमाउंट में, तो इस कंडीशन पे हमारे को एक बीमारी होती है थोड़ी देर के लिए, उसे बोलते हैं हम एसिडिटी। इसी एसिडिटी का दूसरा नाम क्या है? इनडाइजेशन, जिसको हिंदी में हम कब्ज भी बोलते हैं। तो ये जो एसिडिटी कॉज कर देता है, तो हम लोग क्या करते हैं? हम लोग जाते हैं इनो लेकर आते हैं। तो जो हम वो इनो का यूज कर रहे हैं, वो इनो क्या है? वो इनो जो हमें मिलता है, वो इनो है हमारा एक तरीके का एंटासिड। एंटासिड क्या होता है? एंटासिड इस क्यों बोला गया है? क्योंकि इसके अंदर हमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड देखने को मिलेगा। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के फॉर्मूले के बारे में डिस्कस करें, तो वो हो गया हमारा MgOH2। अब अगर हम ध्यान से देखें, तो ये जो MgOH2 है, इसमें ये OH प्रेजेंट है। इसका मतलब क्या है? ये कौन सा नेचर शो करेगा? बेस नेचर को शो करेगा। मतलब हमारे पेट में था एसिड, हमने खा लिया बेस, तो एसिड और बेस क्या हो जाएंगे? न्यूट्रल हो जाएंगे, और हमें एसिडिटी से क्या मिलेगी? राहत मिलेगी। हम कहीं कहीं पर इसकी जगह बेकिंग सोडा, कहीं कोई कोई बेकिंग सोडा वगैरह का भी यूज करता है। तो हमें बस इतना याद रखना है कि जब हमें भी एसिडिटी होती है, तो हमारे पेट में एसिड प्रेजेंट हो जाता है, जिसको न्यूट्रल करने के लिए हम वहां पे एक बेस का यूज करते हैं, जिसका नाम है एंटासिड। और उस एंटासिड में क्या होता है? हमारा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड यानी MgOH2 भी होता है, जिसको हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी बोलते हैं। और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का यूज करके, यानी बेकिंग सोडा का यूज करके भी हम अपने इस एसिड को न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा पीएच इन अवर डाइजेस्टिव सिस्टम की बात। इसमें पेपर में क्वेश्चन आता है, तो ये हो गया हमारा इंपॉर्टेंट पीएच इन एवरीडे लाइफ का टॉपिक। नेक्स्ट है हमारे पास इसमें टूथ डिके कॉज्ड बाय एसिड्स। टूथ डिके मतलब दांतों का सड़ना भी किसकी वजह से? एसिड्स की वजह से। अब देखो इसमें क्या दे रखा है, एक चीज हमें देखो समराइज करते हुए चीजें याद करेंगे तो जल्दी से याद होगी। सबसे पहले क्या बोला गया है कि जो हमारा टूथ डिके होता है, जो हमारे दांत सड़ते हैं, वो किसकी वजह से सड़ते हैं? एसिड्स की वजह से। अब ये एसिड आए कहाँ से? जब भी हम खाना खाते हैं, तो खाना खाने के बाद हम क्या करते हैं? रात में खाना खाया, ऐसे ही सो गए, क्यों? अब हमने खाना खाया, उसके जो छोटे-छोटे पार्टिकल्स हैं वो कहाँ फँस जाएँगे? दाँतों में फँस जाएँगे। अब रात भर उसमें क्या ग्रो करेंगे? बैक्टीरिया ग्रो करेंगे। वो बैक्टीरिया क्या करेंगे? उसमें काफ़ी तरीके से एसिड्स को रिलीज़ करेंगे। तो देखो, क्या बोला गया है, जो हमारा माउथ है, यानी माउथ के अंदर क्या प्रेज़ेंट है? टीथ। टीथ जो हमारा माउथ है, उसमें बहुत सारे क्या प्रेज़ेंट होते हैं? बैक्टीरिया प्रेज़ेंट होते हैं। ये बैक्टीरिया क्या करते हैं? ये बैक्टीरिया शुगर को चेंज कर देते हैं किसके अंदर? एसिड के अंदर। यानी ये बैक्टीरिया ही है जो हमारे दांतों को खराब करने के लिए मजबूरन अपने आप को परेशान करता है। वो क्या है? माउथ के अंदर बैक्टीरिया प्रेजेंट है। वो क्या करेंगे? इस शुगर को एसिड में कन्वर्ट करना स्टार्ट कर देंगे। और ये जो हमारा एसिड होता है, इसका पीएच क्या होता है? 5.5 से भी कम। तो सोचो इसका जो एसिडिक नेचर है वो कितना ज्यादा होगा। मतलब जो हमारा पीएच होना चाहिए नॉर्मल, उससे भी बहुत ज़्यादा कम, यानी 5.5 से कम कर देता है। इतना ज़्यादा एसिड को अमाउंट में हमारे हमारे माउथ में प्रोड्यूस कर देता है, जिसकी वजह से हमारा जो टूथ है, वो क्या करना शुरू हो जाता है? डिके यानी खराब होना शुरू हो जाता है। अब हम क्या करते हैं? एसिड प्रेजेंट है, न्यूट्रल करना है।
न्यूट्रल करने के लिए हम किसका यूज़ करेंगे? किसी बेस का यूज़ करेंगे। तो अब हम यहाँ पे किस बेस का नाम क्या है? टूथपेस्ट, यानी हम यहाँ पे क्या करेंगे? दंत मंजन टूथपेस्ट का यूज़ करेंगे और उस टूथपेस्ट के यूज़ की मदद से हम इस एसिड के इफ़ेक्ट को न्यूट्रल करेंगे और अपने दाँतों को क्या रखेंगे? स्ट्रॉन्ग रखेंगे। तो हमेशा याद रखना है, रात में सोने से पहले ब्रश करना है ताकि दाँत हमारे सड़े ना। तो क्या लिखा गया है? द बैक्टीरिया प्रेज़ेंट इन अवर माउथ, जो भी हमारे बैक्टीरिया माउथ में प्रेज़ेंट है, वो शुगर को कन्वर्ट कर देंगे एसिड में, और वो जो हमारा एसिड होता है उसका पीएच 5.5 से भी कम होता है, जिसकी वजह से टूथ हमारे सड़ने शुरू हो जाते हैं। इस एक्सेस एसिड को हटाने के लिए, बहुत ज़्यादा अमाउंट में एसिड जो प्रोड्यूस हुआ है उसको रिमूव करने के लिए, हम अपने दाँतों को क्लीन करते हैं एक अच्छे क्वालिटी के टूथपेस्ट से, जिसकी वजह से जो हमारा ये एसिडिक नेचर है वो क्या हो जाता है? न्यूट्रलाइज़ हो जाता है। पीएच इन टूट, देखिए ये वाला हम ऑलरेडी टॉपिक पढ़ चुके हैं। अब हमारे पास फोर्थ है पीएच एज सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म इन प्लांट एंड एनिमल्स। देखो, जो हमारे प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, उनके पास भी हमारे क्या देखने को मिलता है? पीएच देखने को मिलता है। किसके लिए? सेल्फ डिफेंस के लिए देखने को मिलता है। अब देखो यहाँ पे क्या बोला गया है? सर्टेन एनिमल्स लाइक बीज एंड प्लांट्स लाइक नेटल सीक्रेट हाईली एसिडिक सब्सटेंस फॉर सेल्फ डिफेंस। देखो यहाँ पे हमारे पास इसमें बहुत कम अमाउंट में चीजें दे रखी हैं, हम इसको दूसरे तरीके से समझेंगे। क्या है वो? ये है, देखो, हम अगर प्लांट के बारे में बात करें तो हमारे पास एक प्लांट होता है जिसको हम बोलते हैं नेटल। ठीक है, एक हमारे पास इसमें प्लांट होता है जिसका नाम क्या है? नेटल। ये हमारी एनसीईआरटी में पॉइंट्स गिवन है। जो हमारा नेटल प्लांट होता है उसकी जो हेयर्स होते हैं, नेटल के जो हेयर्स होते हैं, मतलब जो उसमें छोटे-छोटे हेयर्स पाए जाते हैं, वो किसकी तरह होते हैं? वो निडल की तरह होते हैं, एकदम पतले-पतले सुई की तरह होते हैं, वो निडल लाइक क्या होते हैं? वही क्या करते हैं, जब हमारी मान लो फॉर एग्ज़ाम्पल कहीं पे जंगल में हमारा निडल का प्लांट प्रेज़ेंट है, उसके जो हेयर्स हैं वो निडल लाइक हैं, अगर वो हमारी बॉडी में स्टिच हो जाते हैं, तो वो स्टिंग, वो डंक लगाते हैं, उस डंक का नाम क्या है? उस डंक से एक एसिड रिलीज़ होता है, वो कैसे का एसिड है? वो है हमारा फॉर्मिक एसिड। इस फॉर्मिक एसिड की वजह से वहाँ पे हमें रेडनेस देखने को मिलेगी, स्वेलिंग होता हुआ देखने को मिलेगा। अब होता क्या है, यूनिवर्सली या फिर ये बोलो नेचुरली एक चीज़ और हैगी कि जो जहाँ भी हमें नेटल प्लांट देखने को मिलेगा, उसी के आस-पास हमें एक डॉग प्लांट भी देखने को मिलेगा। अब ये डॉग प्लांट क्या है? ये डॉग प्लांट वो है, वो क्या करते हैं, अगर हमें नेटल स्टिंग से कहीं पे मान लो फॉर्मिक एसिड हमारी बॉडी में चला गया, तो हम क्या करेंगे? डॉग प्लांट की जो भी हमारी लीव्स होंगी, उन पत्तियों से हम उस सरफेस को रब करेंगे। रब करने से क्या होगा? वो हमारा एक तरीके का बेस होता है, जो हमारा डॉग प्लांट है वो एज अ बेस वहां पे काम करता है और फॉर्मिक एसिड के इफेक्ट को कम कर देता है, यानी तुम्हें किसी भी तरीके की कोई रेडनेस स्वेलिंग देखने को नहीं मिलेंगी। हमेशा याद रखेंगे, नेटल प्लांट के आसपास से हमें डॉग प्लांट देखने को मिलेगा। ऐसे ही हमारे पास एनिमल्स में है, एनिमल्स में हमारे पास है हनी बी का एग्जांपल सबसे बेस्ट। हनी बी क्या होती है? जो हमारी मधुमक्खियाँ होती हैं, वो भी हमें जब स्टिंग कर देती है, यानी जब उनका डंक लगता है, तो भी हमारा जो सरफेस है उतने एरिया पे वो हमारा रेड हो जाता है, स्वेलिंग हो जाती है, एलर्जीज़ उठ जाती हैं। तो जब वो स्टिंग करती है, तो वो कौन से एसिड को रिलीज़ करती है? वो हमारे बॉडी के अंदर रिलीज़ करते हैं मीथेनॉइक एसिड को। इस मीथेनॉइक एसिड की वजह से ही हमारे उस सरफेस पे या फिर उस एरिया पे रेडनेस वगैरह देखने को मिलती है। अब ये बहुत ज़्यादा बर्निंग होता है, सेंसेशन अजीब-अजीब सी होती है। अब इसको न्यूट्रलाइज़ करने के लिए हम क्या करते हैं? इसको न्यूट्रलाइज़ करने के लिए हम वहाँ पे एक बेस का यूज़ करते हैं। वो बेस का नाम क्या है? वो है हमारा बेकिंग सोडा। जिसको यूज़ करके हम अपने इस मधुमक्खी के डंक से राहत को पा सकते हैं। यानी मीथेनॉइक एसिड को न्यूट्रल करने के लिए हम किसका यूज़ कर रहे हैं? बेकिंग सोडा का यूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट है हमारे पास इसी में वो है एसिड रेन। एसिड रेन में क्या दे रखा है? इफ पीएच ऑफ रेन इज लोअर देन 5.6, अगर हमारा जो पीएच है वो 5.6 से चला जाता है कम, यानी अगर जो हमारी बारिश हो रही है उसका पीएच 5.6 से कम हो जाता है, तो उसे हम क्या नाम दे देते हैं? एसिड रेन नाम दे देते हैं।
इस वाटर की वजह से ये जो एसिड रेन का पानी आ रहा है, इसकी वजह से क्या होता है, जो पानी है वो नालियों में जाएगा, हमारा गलियों में जाएगा, साथ ही साथ बड़े-बड़े जो पॉन्ड्स हो गए, हमारी रिवर्स हो गई, उन सब में जाएगा। तो इस पानी की वजह से क्या होता है, जो हमारी वाटर बॉडीज़ होती हैं, उनको भी एसिडिक अमाउंट में बहुत ज़्यादा मिल रहा है, जिसकी वजह से उन्हें डिफ़िकल्टी होती है एक्वेटिक ऑर्गेनिज़्म को उस पानी के अंदर सर्वाइव करने में। और साथ ही साथ हमारे पास एसिड रेन का सबसे बेटर इफेक्ट देखने को मिलेगा ताजमहल के ऊपर। देखो, जो ताजमहल है वो हमारा व्हाइट कलर का मार्बल से बना हुआ है, बट जो हमारा ताजमहल है वो अब हमें देखने में थोड़ा-सा येलोइश दिखता है, क्यों? क्योंकि एसिड रेन की वजह से जो वो हमारा ताजमहल मॉन्यूमेंट है उसमें हमें उसका कलर चेंज देखता हुआ मिलेगा। तो यहाँ पे होता है हमारा आज का चैप्टर फिनिश। मतलब आज का लेक्चर फिनिश। आज का लेक्चर थोड़ा-सा हमारा लंबा खिंच गया, तो हम क्या करेंगे, आज के लेक्चर के समरी के बारे में बात करें। तो आज के लेक्चर में हमने काफ़ी सारी नई-नई चीज़ें देखी हैं, जिसमें हमने क्या देखा कि हमने जब एसिड को मेटेलिक ऑक्साइड के साथ रिएक्ट कराया, तो हमें वहाँ पे क्या देखने को मिला, सॉल्ट और H2O। साथ ही साथ जब हमने वहाँ पे बेस को रिएक्ट करवाया किसके साथ, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड के साथ, तो हमें वहाँ पे देखने को क्या मिला, सॉल्ट और H2O। उसके बाद हमने वहाँ पे थोड़ी-सी पीएच स्केल के बारे में बात की, जिसमें हमने देखा P का मतलब होता है पोटेंस यानी पावर, और H का मतलब होता है हाइड्रोजन आयन। पीएच स्केल की वैल्यू हमने देखी कितनी थी, 0 से 14। से 0 अगर पीएच की वैल्यू हमारी 7 के इक्वल आती है, तो वो होता है हमारा न्यूट्रल। अगर हमारी पीएच की वैल्यू 7 से बड़ी होती है, तो वो होता है हमारा बेसिक। और अगर हमारी पीएच की वैल्यू 7 से छोटी होती है, तो वो होता है हमारा एसिडिक नेचर। साथ ही साथ हमने वहाँ पे एक अनदर फॉर्मूले के बारे में देखा कि जो हमारी पीएच की वैल्यू होती है, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है H प्लस आयन की कंसंट्रेशन के बराबर। ठीक है? तो ये सारी हो गई हमारी एसिड प्लस मेटल ऑक्साइड, ये सारा तो हमने पढ़ा ही पढ़ा। साथ में हमने पीएच इन एवरीडे लाइफ के भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स में देखा। अब इसको पढ़ने का रीज़न ये है क्योंकि ये 2 या 3 मार्क्स के पेपर में आते हैं। तो जिसमें हमने एक देखा स्टमक से रिलेटेड, जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें भी हमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड देखने को मिलता है। हमने टूथ डिके के बारे में पढ़ा कि जो हमारे दाँत खराब होते हैं वो भी एसिड्स की वजह से होते हैं। साथ ही साथ पीएच देखा सेल्फ डिफेंस में, किसकी सेल्फ डिफेंस में, प्लांट की और एनिमल की सेल्फ डिफेंस में, जिसमें हमने प्लांट में देखा किसके बारे में, नेटल के बारे में, नेटल जो हमारा प्लांट है उसके बारे में, और एनिमल में हमने देखा हनी बी के बारे में। और लास्ट हमने पीएच इन एवरीडे लाइफ में पढ़ा एसिड रेन के बारे में। तो यहाँ पे हमने करे अपने आज के पीएच से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर, सारी थ्योरी हमने पढ़ी पीएच से रिलेटेड। अब हम क्या करेंगे, अब हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में, या फिर ये अगर हम थोड़ा-सा काउंट लगाएँ, तो ये हमारा चैप्टर है एसिड, बेस और सॉल्ट के ऊपर, जिसमें हमने एसिड और बेस को यहाँ पर आज पूरा कंप्लीट कर लिया है। अब सिर्फ हमारा सॉल्ट वाला पार्ट बचता है। हम सॉल्ट के बेसिक को अपने आने वाले नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। हम सॉल्ट को भी जैसे ही एसिड और बेस को बेसिक से उठाकर यहाँ तक लाए हैं, वैसे ही सॉल्ट के टॉपिक को भी हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे, और उसको हायर लेवल तक जितना हमसे हो सकेगा हम उतना उसको बेटर से बेटर याद करने की कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम सॉल्ट के बारे में डिस्कस करेंगे।